हाय फ्रेंड्स, बायोलॉजी विद अनुष्का में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई क्लास में आज की क्लास में हम जो हमारा चैप्टर चला आनुवंशिकता एवं जैव विकास उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यह यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है तथा लक्षण बी उसी समष्टि में 60% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो जीव है, जो जो जीव यानी कि जो उनकी समष्टि है उसमें जो जी 10 यानी जो लक्षण ए है, दो तरह के लक्षण, एक लक्षण ए एक लक्षण बी। तो जो लक्षण ए है वो कितना पाया जा रहा है, 10%, और जो समष्टि उनकी है वो कौन सा प्रजनन कर रही है, अलैंगिक प्रजनन। और जो लक्षण बी है वो कितना पाया जा रहा है, 60%। तो इसमें पूछा है कि पहले कौन सा लक्षण उत्पन्न हुआ होगा। तो देखो यहाँ पर जो ये क्या कर रही है, अलैंगिक जनन कर रही है। तो अलैंगिक जनन में क्या आती है, विभिन्नताएं नहीं आती है, फिर कह सकते हैं थोड़ा मोड़ा बहुत आती है। तो इसका मतलब है कि जब जो 10% वाला है उसमें अगर थोड़ी सी जब थोड़ी थोड़ी विभिन्नताएं आई होंगी तो उस समष्टि में जो केवल 10% ही जो अलग लक्षण के पाएंगे, और बाकी के जो 60% है वो उसी पीढ़ी के थे। तो इस वजह से जो बी लक्षण बी है वो पहले आया होगा। तो इसके आंसर को कैसे लिखेंगे कि लक्षण बी पहले उत्पन्न हुआ होगा, क्योंकि पिछली पीढ़ी में मौजूद अलैंगिक प्रजनन वाले लक्षण अगली पीढ़ी में न्यूनतम विविधताओं के साथ पाए जाते हैं। यानी कि जब न्यूनतम विविधता आई होगी तो छोटे छोटे मिलके जो एक समान जो न्यूनतम विविधता आएगी वो केवल 10% रह गए होंगे, और जो बाकी की जो और बाकी की ज्यादातर क्या होती है, समान होती है। इस वजह से वो 60% पाए गए थे। तो यहाँ पे क्या दिया है कि लक्षण बी का प्रतिशत उच्च है, इसलिए इसके पहले उत्पन्न होने की संभावना है। यानी कि ये जो लक्षण बी है ये क्या है, उच्च है। इसी तो अलैंगिक है तो ज्यादा इसमें विभिन्नताएं आती नहीं, तो इस वजह से जो लक्षण बी है वो क्या हुआ होगा, पहले उत्पन्न हुआ होगा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी जाति का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है। तो उसका उत्तर क्या दिया है कि किसी एक जाति के विभिन्न सदस्यों में वातावरणीय स्थिति के आधार पर विभिन्नताएं लाभदायक या हानिकारक हो सकती है। यानी कि जो विभिन्नता है वो लाभदायक भी हमारे लाभ भी आ सकती है और हमारे लिए हानिकारक भी हो सकती है। तो क्या दिया है कि विभिन्नताओं के कारण जीव परिवर्तनशील वातावरण, यानी कि हमारा जो वातावरण हो क्या तो परिवर्तित होता रहता है। तो परिवर्तनशील वातावरण के प्रति अनुकूलता, यानी कि उसके अनुकूलता प्राप्त कर पाता है, जो कि प्राकृतिक चयन एवं नई जाति की उत्पत्ति हेतु अनिवार्य है। तो हमने जब भृंग का एग्जाम्पल दिया था तो वहां पे जो हरे रंग के भृंग थे उनका क्या हो रहा था, प्राकृतिक चयन हो रहा था, जिससे क्या एक नई जाति की उत्पत्ति हो रही थी। उसके बाद कह दिया कि विभिन्नताओं की अनुपस्थिति में कोई भी जाति विकास नहीं कर सकती है, ऐसा होने पर उस जाति के सभी सदस्य समान होंगे। तीसरा क्वेश्चन कह दिया है कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो ये किस पर निर्भर करता है, ये पिता पर निर्भर करता है। लिंग किस पर निर्भर करता है, पिता पर निर्भर करता है। कैसे, यदि कैसे निर्भर करता है, यदि पिता से यदि जो पिता से वो कौन सा लक्षण मिलेगा, सॉरी कौन सा गुणसूत्र मिलेगा, एक्स गुणसूत्र मिलेगा, तो जो बच्चा होगा वो कौन सी होगी, लड़की होगी। और यदि यदि वाई गुणसूत्र मिला, कौन सा गुणसूत्र, यदि वाई गुणसूत्र मिलेगा तो कौन उत्पन्न होगा, लड़का। तो आप लोग इसको खुद से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि इसमें क्या दिए कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो लिखेंगे कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है, पिता पर निर्भर करता है। कैसे कि अगर यदि पिता से जो बच्चा है उसको एक्स गुणसूत्र मिलता है तो वो जो संतान होगी वो कौन सी होगी, लड़की होगी। और अगर पिता से वाई गुणसूत्र मिल रहा है तो जो बच्चा है वो लड़का होगा। तो 3 क्वेश्चन। अब हम आते हैं चौथे क्वेश्चन पर।
चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी या अप्रभावी होते हैं। तो हमने प्रयोग किया था क्या कि जब मेंडल ने क्या उसमें जब एक संकरण क्रॉस जब हमने कराया था तो मेंडल ने क्या किया था, उस पे जब एक लक्षण को ध्यान में रखकर संकरण कराया था तो क्या हुआ था कि जो F1 पीढ़ी में हमें कैसे कितने लक्षण प्राप्त हुए, तो 2 लक्षण, कैसे एक अप्रभावी और एक प्रभावी। जो प्रभावी था वो क्या हो रहा था, प्रदर्शित हो रहा था, और जो अप्रभावी था वो प्रदर्शित नहीं हो रहा था, यानी कि जो प्रदर्शित हो रहा था उसको हमने क्या कहा था, प्रभावी, और जो अप्रदर्शित था उसे हमने क्या कहा था, अप्रभावी। तो इस तरह से पता चला कि जो लक्षण है वो प्रभावी और अप्रभावी थे। तो इसके आंसर को कैसे लिखेंगे कि मेंडल ने मटर के पौधों के अनेक विपर्यासी विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों के स्वपरागण के द्वारा जनन के फलस्वरूप प्रथम पीढ़ी यानी कि F1 पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण प्रदर्शित हुआ। कि लक्षण प्रदर्शित यानी कि दिखने में कैसा, केवल एक ही लक्षण दिखा था, तो और दूसरा लक्षण क्या हुआ था, प्रदर्शित नहीं हुआ था। इससे यह सिद्ध होता है कि जो लक्षण है वो प्रभावी या अप्रभावी होते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है कि मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। तो जो विभिन्न लक्षण क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। इसमें हमने क्या देखा था, नियम भी देखा था, मेंडल का तीसरा नियम क्या था, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो जब हमने इसमें प्रयोग किया था कौन सा, द्विसंकरण, जब द्विसंकरण क्रॉस में हमने क्या किया था, प्रयोग किया था, 2 लक्षण को ध्यान में रखकर संकरण करवाया था, तो वहां पे हमें क्या मिला था कि F2 पीढ़ी में हमें क्या हुआ था कि कई प्रकार के जो पौधे हैं वो प्राप्त हुए थे, यानी कि जो इससे यह सिद्ध हुआ कि जो लक्षण है वो क्या हो रहे हैं, स्वतंत्र रूप से वंशानुगत हो रहे हैं। तो इसके आंसर को कैसे लिखेंगे कि मेंडल ने अपने कुछ प्रयोगों में मटर के पौधों के 2 विकल्पी लक्षणों वाले जोड़ों का संकरण करवाया। 2 विकल्पी लक्षण वाले क्या जोड़ों का संकरण करवाया था। इसके लिए उन्होंने कौन कौन से प्रकार का लिया था, गोल एवं हरे बीजों वाले पौधे तथा झुर्रीदार तथा पीले बीजों वाले पौधों के बीच क्या कराया था, संकरण कराया, और पाया कि, तो उन्होंने क्या पाया कि पहली कंडीशन क्या थी कि पहली पीढ़ी के सभी पौधे गोल व पीले बीज वाले थे। कैसे थे, जो F1 पीढ़ी में हमें सारे पौधे प्राप्त हुए थे वो कैसे थे, सारे के सारे गोल आकार एवं पीले रंग, जो कि क्या है, एक प्रभावी लक्षण है। तो अभी बस सोचिए जो हमने प्रयोग किया था उसमें हमने एक ही बार लिखा था तो वो केवल एक ही प्राप्त हुआ था, ऐसे नहीं है, वो हमने क्या किया था, शॉर्ट में किया था, केवल एक ही बार गोल और पीला लिखा था F1 पीढ़ी में। दूसरा क्या है कि दूसरा कंडीशन आता है कि मगर जब पहली पीढ़ी से प्राप्त गोल और पीले बीजों वाले पौधों के बीच संकरण कराया गया, यानी कि जो हमें F1 पीढ़ी में प्राप्त हुआ था गोल और पीले रंग वाले बीज, तो हमने उन पौधों के मध्य क्या कराया, संकरण कराया। तो विभिन्न अनुपात के कुछ पौधे तो हमें क्या प्राप्त हुए थे, जब हम गोल और पीले रंग के बीच क्या कराया था, संकरण करवाया था, तो हमें वहां पे हम देखे थे कई अनुपात हमें पौधे प्राप्त हुए थे, और वो अनुपात हमारा क्या था, जो हमारा फिनोटाइप अनुपात था वो कितना आया था, 9:3:3:1 आया था। तो इससे पता चलता है कि हमें क्या कई प्रकार के पौधे प्राप्त हुए थे। तो विभिन्न अनुपात के कुछ पौधे गोल एवं पीले, कुछ पौधे कैसे थे वहां पर, कुछ पौधे थे गोल एवं पीले, और कुछ क्या थे, गोल और हरे थे। कुछ पौधे कैसे थे, झुर्रीदार और पीले वाले, और कुछ क्या थे, झुर्रीदार तथा हरे बीज वाले पाए गए थे। तो इसका अनुपात क्या निकला था हमारा, जो गोल पीले वो कितना थे, 9 आए थे, और जो गोल एवं हरा था वो 3, और इसका भी अनुपात 3, और इसका क्या आया था, 1 आया था। फिर तब ये क्या, इससे स्पष्ट होता है कि विभिन्न लक्षण किसी जीव में स्वतंत्र रूप से क्या हो रहे हैं, वंशानुगत होते हैं। इसके कारण संतति में नए संयोग उत्पन्न होते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं, और जो हमारे क्वेश्चन आंसर बचे उनको हम अगली क्लास में करेंगे। अभी कई सारे हैं तो हर थोड़े थोड़े क्लास में हम क्या करेंगे और करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।